since our motorcycle is performing very well, let's overtake these guys. And यहाँ पर आप देख सकते हैं, even though I am pulling this motorcycle from 6th gear, it's cleanly pulling and pulling so strong. I mean, what can I say? मैं ऐसे रास्तों पर अगर डोमिनर 400 भी हो तो उसे भी पीछे पछाड़ सकता हूँ इस मोटरसाइकिल की बदौलत, अगर ऐसा थ्रोटल रिस्पॉन्स रहे तो। Hey, what's going on guys and welcome back to the channel। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मोटरसाइकिल को इतना क्यों भगा रहा था। ओके, एंड द रीज़न इज मोटरसाइकिल का जो हार्डवेयर है वो कुछ हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया है, बिकॉज कुछ जो प्रीवियस पार्ट थे उन पर वो कुछ ख़राब हो चुके थे। इसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो आई गेस अंडर परफॉर्म कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। बट जैसे ही वो पार्ट जो है वो अभी रिप्लेस कर दिया है, बाइक के परफॉर्मेंस में एक सॉलिड इम्प्रूवमेंट आई है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जो अपना डायफ्राम चेंज हुआ कार्बोरेटर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि ब्रेकिंग हार्डवेयर भी अपग्रेड किया, तो उसी के साथ ये भी हम लोगों ने जो था डायफ्राम रिप्लेस कर दिया था, बिकॉज अपने को पता ही है जो कुछ महीनों पहले हमने जो है बाइक का जो कैमशाफ्ट वगैरह है उसे रिप्लेस कर दिया था कम्प्लीटली। एंड उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली नज़र आई थी हमें मोटरसाइकिल में, बट उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो फिर से डिग्रेड फील होने लगा मुझे। एंड पता नहीं क्या हो गया, बट वो क्या हो गया का रीज़न अभी मुझे मिल चुका है, या फिर आंसर जो है वो मिल चुका है कि क्या एक सिंगल चीज़ जो थी हमने मिस कर दी रिप्लेस करने की, जिसकी वजह से फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था। इनिशियली डेफिनेटली मिल रहा था सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, बट ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स परफॉर्मेंस जो है वो बैक टू ज़ीरो आ गया। तो बाद में अतुल ने सजेस्ट किया कि डायफ्राम जो है वो चेंज करना चाहिए, एंड उसके बाद हमने डायफ्राम चेंज कर दिया मोटरसाइकिल का। अतुल मतलब जो भी मास्टर मैकेनिक है अपने फ्रीमैन के वर्कशॉप में, उसका नाम है अतुल। ओके, तो उसके बाद डायफ्राम जो है वो चेंज कर दिया हमने। एंड सीरियसली मैं बताऊँ, मोटरसाइकिल ऐसे लग रहा है कि जो स्टॉक फॉर्म में जितना परफॉर्मेंस देती थी BS3 की NS 200, सेम उसी लेवल का परफॉर्मेंस जो है वो अभी देखने को मिल रहा है इस मोटरसाइकिल में, विच इज़ टोटली ऑसम टू बी ऑनेस्टली। आज सैटरडे है तो आज मुझे टाइम मिला मोटरसाइकिल बाहर निकालने, एंड तो सोचा कि थोड़ा सा टेस्टिंग भी कर लेते, बिकॉज जैसे ही मैंने शोरूम से बाइक घर पर लाई उसके बाद चलाया ही नहीं था इसको। 26 किलोमीटर बस चलाया था इसको, बट वो जो रास्ता है उस पर असेसमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट रास्ते ही है, ऐसे कर्वी सेक्शंस नहीं है जहाँ पर आप वेरिएबल थ्रोटल इनपुट दे सके आपकी बाइक को। ओके, बट अभी मुझे टोटली फील हो रहा है कि परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो चुका है इस बाइक का, बिकॉज पहले जो था वो क्या होता था ना, स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल थी जो अच्छा तो परफॉर्म कर जाती थी, बट जैसे ही थोड़ी देर बाद इंजन वार्म अप हो जाता था, से फॉर लाइक 30 मिनट्स या फिर 30 to 45 मिनट्स के बाद जब आप हेवी थ्रोटल एप्लीकेशन के बाद जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होने लगता था। एंड एक टाइम के बाद मोटर वॉज जस्ट गिविंग अप टू गो नॉट टू द 7000 RPM, एंड उसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो 6th गियर में अटक जाती थी अराउंड 90 to 95 kmph। एंड ऐसा नहीं कि बस यहीं पे जाके अटक जाती थी, ये जो अटकने का जो प्रोसेस है मोटरसाइकिल का वो बहुत ही पहले चालू हो जाता था।
लाइक जो प्रोग्रेस है वो स्लो होने लगता था फ्रॉम 6000 RPM इटसेल्फ। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थिंग मुझे लगती थी जब भी मैं बाइक चलाता था। इसकी वजह से मैंने जो थे मेरे एक्सपेक्टेशन भी लोअर कर दिए थे इस बाइक्स के रिगार्ड्स में। एंड आई वाज लाइक ओके, चलाना इसलिए मैं चलाता था। मैंने तो सोच लिया था कि अभी टूरिंग वगैरह नहीं करेंगे, इस मोटरसाइकिल पे कोई नई ख़रीद लेंगे उसके बाद करेंगे। बट आई थिंक कि अभी फिर से एक स्पार्क जो है वो जग गया है रिगार्डिंग दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज परफॉर्मेंस जो है वो फिर से मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये जो हेवीली ट्विस्टेड सेक्शन है यहाँ पर मैं वेरिएबल थ्रोटल इनपुट दे रहा हूँ बाइक्स को, यू नो, स्विचिंग थ्रू गियर्स, क्लैप क्लैप क्लैप, अप अप अप, डाउन डाउन डाउन। एंड मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि इंजन जो है वो एक कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स जो है वो मुझे दे रहा है, एक कंसिस्टेंट फीडबैक मिल रहा है मोटर से, विच इज़ टोटली ऑसम। एंड या इसका बिगेस्ट जो रीज़न है वो कल्प्रिट है, वो एक छोटा सा पार्ट जिसे कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम का एक्चुअल जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मुझे इतना डीप में तो नहीं पता, बट बेसिकली जैसे ही आप थ्रोटल अप्लाई करते हैं तो थ्रोटल बॉडी ओपन हो जाती है एंड इंजन में या फिर कार्बोरेटर में जो है वो एयर बॉक्स से हवा चली जाती है एंड उस एयर प्रेशर की वजह से जो है वो डायफ्राम की जो बॉडी है वो ओपन हो जाती है। एंड जैसे ही आप थ्रोटल क्लोज करते हैं तो डायफ्राम फिर से नीचे आ जाता है, बिकॉज डायफ्राम के अंदर भी हवा होती है। तो अगर वो जो डायफ्राम रहता है, अभी मेरे पास एक्चुअल डायफ्राम नहीं है तो मैं कहीं से फ़ोटो लेकर डाल दूंगा, तो अगर उस डायफ्राम में अगर रबर में डिफॉर्मेशन आ जाता है या फिर यू नो कुछ होल्स वगैरह आ जाते हैं तो एयर लीक करने लगता है, जिसकी वजह से जो उसका जो एक्चुएशन है या फिर उसका क्या कह सकते हैं ना, अप डाउन जो मोशन है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती। इसकी वजह से बाइक का जो फ्यूलिंग है वो ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से जो भी आपकी मोटरसाइकिल जो पिकअप नहीं देती, तो ये बिगेस्ट इशू है। मैं कहूँगा कि जो भी BS3 और BS4 NS200 है जिनमें पिकअप का इशू आता है, तो दिस वन इज़ बिगेस्ट इशू इन BS3 एंड BS4 NS। एंड आई थिंक कि आप अगर ये पार्ट रिप्लेस करके देखें तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा ही। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज दिस इज़ यू नो रबर पार्ट, आई थिंक ये पार्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ कितनी रहेगी, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल तक ही ये ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाएगा ये पार्ट, एंड उसके बाद आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी कहते हैं NS200 में ये जो इशू जो है वो बार बार आ रहा है, तो यही रीज़न है दोस्तों कि आप वर्कशॉप पर जाते होंगे और ये पार्ट जो है वो रिप्लेस करते होंगे, बट यू नो बाद में फिर से आपको इशू आता होगा, तो आपको समझता नहीं होगा कि क्यों ये जो है इशू आ रहा है एक्सेलरेशन का, क्यों बाइक कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं कर रही है आपके थ्रोटल इनपुट्स को। तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ये जो डायफ्राम का इशू है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फॉर BS3 एंड BS4 NS। एंड अगर आप ये पार्ट चेंज कर दे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, जैसे कि मुझे देखने को मिल रही है। एंड जैसे कि मैं राइट नाउ चला रहा हूँ, ऐसे तो मैं चला ही नहीं सकता था पुरानी वाले अपने डायफ्राम वाले सिचुएशन की वजह से। तो जैसे कि आपको पता है मैंने 15,000 to 20,000 जो है वो खर्च कर दिया था अपने इंजन के हेड के पार्ट्स के ऊपर, जैसे कि पिस्टन भी चेंज कर दिया, ब्लॉक भी चेंज कर दिया, कैमशाफ्ट चेंज कर दिया, वॉल्ट रेंज चेंज कर दी, यू नो टाइमिंग चेंज कर दी। तो ये सब में मेरा 15,000 to 20,000 तो खर्च हो ही गया। यू नो ओवरऑल कॉस्ट जब मैंने कैलकुलेट की थी तो उतना तो खर्चा हो ही गया है, बिकॉज कुछ चीज़ें जो है मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, बिकॉज ये किट में आती थी। सो बट स्टिल आई हैव नो रिग्रेट्स रिगार्डिंग दैट, बिकॉज अभी जो है भाई मज़ा आ रहा है मोटरसाइकिल चलाने को। मैं क्या बताऊँ कितना हैप्पीनेस मुझे फील हो रहा है। अभी तक मैंने इस ट्विस्टेड सेक्शन को जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर चला है, बट स्टिल
नो चेंज इन थ्रोटल रिस्पॉन्स, क्रिस्प रिस्पॉन्स मिल रहा है मोटर से जैसे मैं इनपुट दे रहा हूँ। सो दैट्स द वेरी बिग इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल आई विल से। एंड बिफोर डूइंग दिस मैं कहूँगा कि इसे तो कोई 150 सीसी वाली मोटरसाइकिल भी ओवरटेक मार के जा सकती थी कॉर्नर्स पे, इतना घटिया परफॉर्मेंस हो चुका था इस मोटरसाइकिल का। सो बेसिकली अबिस्मल लेवल का परफॉर्मेंस हो चुका था NS का, टू बी ऑनेस्टली। इवन दो मैंने 15-20 हज़ार इस पर खर्च कर दिए थे, बट बिकॉज जो कि डायफ्राम था, डायफ्राम को चेंज नहीं किया था एंड दैट वाज वन ऑफ बिगेस्ट कल्प्रिट। तो इसकी वजह से जो है वो परफॉर्मेंस बाद में फिर से अबिस्मल हो गया 1-2 महीने के बाद। एंड क्या बताऊँ, इतना डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे इतना खर्चा करने के बाद भी। स्टार्टिंग में तो इट वाज टोटली ऑसम, ओके, बिकॉज अतुल ने जो है वो पूरा वॉल टर्रेन चेंज कर दिया था, ऊपर का टाइमिंग चेन वगैरह चेंज कर दिया था एंड टाइट वॉल टाइमिंग वगैरह उसने कर दिया रहेगा। इसकी वजह से बाइक जो है वो थ्रोटल रिस्पॉन्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा रही थी। बट पता नहीं क्या हुआ, 1-1.5 महीने के बाद फिर से वो नाटक चालू हो गया। तो मैंने अतुल को कॉल किया एंड ही सजेस्टेड मी टू डू डायफ्राम रिप्लेसमेंट एंड आई थिंक अतुल वॉज टोटली करेक्ट रिगार्डिंग हिज ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कि अतुल को पहले से पता होगा या फिर सस्पिशन होगा उसको कि डायफ्राम चेंज करने के बाद पार्ट में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगी। बट मे बी ही माइट बी थिंकिंग कि इतना खर्चा कैसे करना मोटरसाइकिल पे, बिकॉज जो भी खर्चा करना है वो तो मुझे ही करना पड़ता ना। एंड इवन अगर उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो उसे लगता कि गलत सजेशन दे दिया। बट एनी हाउ नाउ सिंस आवर मोटरसाइकिल इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, लेट्स ओवरटेक दिस गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इवन दो आई एम पुलिंग दिस मोटरसाइकिल फ्रॉम 6th gear, इट्स क्लीनली पुलिंग एंड पुलिंग सो स्ट्रॉन्ग। आई मीन व्हाट कैन आई से। मैं ऐसे रास्तों पर अगर डोमिनर 400 भी हो तो उसे भी पीछे पछाड़ सकता हूँ इस मोटरसाइकिल की बदौलत, अगर ऐसा थ्रोटल रिस्पॉन्स रहे तो। हालांकि टायर जो है वो इतना वार्म अप नहीं किया, तो स्लिप होने का जो खतरा बना रहता है, पावर स्लाइड मारने का खतरा बना रहता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्टे अंडर कंट्रोल, अपने हाथ को यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्राइंग टू इमुलेट दैट। वाओ, थोड़ा मोटर का जो साउंड है वो भी थोड़ा क्लीन फील हो रहा है मुझे। वाओ, क्या ब्यूटीफुल रोड है, अमेजिंग, नाइस। सो या गाइज, एंड इफ़ यू हैव क्वेश्चन लाइक इसके रिगार्ड्स में क्या क्या पार्ट्स चेंज किए हैं, तो मुझे ऑनेस्टली टोटल क्या क्या चेंज किया है मुझे पता नहीं है, बिकॉज जो बिल है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। बिकॉज जिस दिन मोटरसाइकिल सर्विस को मैंने दी थी उस दिन हम लोगों की एक छोटी सी मीटिंग थी, तो मैं बाइक के पास नहीं था और शाम को जैसे ही बाइक रेडी हुई मैंने बाइक को पिकअप किया। बट उस टाइम जो वर्कशॉप जो है वो बंद हो चुका था एंड अपने दोस्त का ही वर्कशॉप है, फ्रीमैन और वैभव, इन लोगों का वर्कशॉप है डानू में। सो बाद में बिल का पेमेंट कर देंगे। सो देयरफॉर अभी तो फ़िलहाल मेरे पास वो बिल नहीं है, सो देयरफॉर प्राइसिंग नहीं बता सकता कि कितना खर्चा हुआ टोटल पार्ट्स पर। बट एज़ फार एज आई नो कि डायफ्राम डेफिनेटली चेंज हुआ है एंड डायफ्राम का कॉस्ट जाता है समवेयर अराउंड 1200 रुपीज़। एंड एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसमें एक्सेलरेटर केबल जो है वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये दो चीज़ें जो है वो एपरेंट है मुझे कि इनको चेंज किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ नई चीज़ें ऐड की होगी तो मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर
कमेंट सेक्शन में विथ इट्स कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट एज वेल। बट राइट नाउ मुझे पता नहीं है, आप पता कर लीजिए। 99 आरपीएम पर भी पार्ट्स मिलते हैं तो आप वहाँ से भी उठा सकते हैं, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है कि 99 आरपीएम पर से पार्ट्स इतने जल्दी जो है वो नहीं मिलते। सो ये एक इशू है 99 आरपीएम का, ऐसा मैं डेफिनेटली कहूँगा। बट देयर इज़ दैट। सो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड पर्पस तो यही था इस वीडियो बनाने का कि यू नो जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं NS चलाने वाले BS3 एंड BS4 जिनको यू नो इनकंसिस्टेंट थ्रोटल रिस्पांस मिल रहा है या फिर एक्सेलरेट नहीं हो रहे मोटरसाइकिल, एंड जो भी यू नो फ्यूलिंग रिलेटेड इशू है वो आ रहे हैं। एंड इसका मेजर इशू तो यही है कि डायफ्राम जो है वो ख़राब हो जाता है या फिर बैड कार्ब ट्यूनिंग। तो इसकी वजह से आई थॉट कि आई शुड मेक वीडियो रिगार्डिंग दैट, सिंस अपने मोटरसाइकिल का जो इशू है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। सो या लेट मी नो गाइज कैसे लगा ये आपको वीडियो। एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसका आंसर मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज जैसे मैं अभी चला रहा हूँ तो टोटली एलिमिनेटेड लग रहा है मुझे इशू एक्सेलरेशन का। जितना अभी मैंने टेस्ट किया उतने रास्ते पर, सो आई डोंट थिंक कि दिस इशू इज़ यू नो creeping anymore in this particular motorcycle. It's totally gone, man. It's gone. So yeah guys, thank you for watching this video. Like, share, subscribe, you know, all that good YouTube stuff, and keep supporting. I will see you in the next one. Until the next one, take care and bye bye.